नमस्कार। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी। मैं ऋषि जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप सबका आभार जो आप मुझसे इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। फिर से मैं देख रही हूँ कुछ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है हम लोगों को, तो हम लोग थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। तब तक मैं ये बता देती हूँ कि मैं कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं और कहानियाँ, किस्से और कविताएं सुनाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आज ऋषि जी ने हमें, नमस्कार ऋषि जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अभी लोग जुड़ रहे हैं जी, 5 मिनट हैं अभी। तो मैं तो अपने समय से हूँ, क्योंकि अध्यापिका हूँ, तो मैं समय पीछे नहीं कर सकती। हमें तो अपने समय पर जाना ही होता है। तो लोग अभी आएंगे, जुड़ेंगे। तो मैं अभी यही बता रही थी कि मैं शिक्षिका हूँ और बच्चों के साथ जब जाते हैं कक्षा में, आस-पास वो बहुत आनंद में रहते हैं कि मैम आप आए हो, तो मज़ा आ रहा है हमें, आप हमें कहानियाँ सुनाओ। और इन सब बच्चों को पता है कि मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, बाहर भी मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। तो इसलिए बच्चों को पता है, मैम आज आप कुछ अच्छी मज़ेदार कहानी सुनाओ, प्लीज़ सुनाओ। तो फिर उसके बाद जी श्याम सुंदर जी, नमस्कार आपका। धन्यवाद आप यहाँ आए। तो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ और लोग जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत कर रही थी कि जब कक्षा में जाती हूँ तो बच्चों को पता है कि मैं बाहर भी कहानियाँ सुनाती हूँ। इसलिए मैम आज पहले एक छोटी सी कहानी हो जाए। तो जब बच्चों की आंखों में इस तरह की चीज़ें देखती हूँ तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अगर ये दिया है मुझे ये कौशल कि मैं बच्चों में प्रसन्नता बांट सकूं, तो अच्छी बात है। इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने पॉकेट्स में, आप कह सकते हो अपने थैले में, जो कि अदृश्य है, उसमें बहुत सी कहानियाँ रखती हूँ। बैठे बैठे जब कभी कोई अनमोल विचार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई चर्चा में कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि अचानक से कोई कहानी यहाँ से निकल के आ जाती है। मैं कहा रुको रुको रुको, मुझे एक कहानी आती है। तो क्या है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मैम अब कहानी सुनाएंगी। तो कहानियों का एक अलग ही आनंद है। और कविताएं कविताएं तो मेरी जान है, क्योंकि कविताओं में मैं थोड़ी सी कविता सुनाऊंगी और बच्चे सीधे हो जाएंगे। क्योंकि कविताओं को अगर आप अच्छे ढंग से सुनाते हैं, मज़े लेकर सुनाते हैं, और बच्चे एकदम अलर्ट हो जाएंगे। फिर मैं बोलूँगी अच्छा मैंने अभी सुनाया है, अब आपने रिपीट करना है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो जब ऐसा कह दिया जाता है तो वो और भी सीधे होके, सतर्क होके बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं मैम आप अब कविता सुनाइए। तो आज का सत्र जो है, ऋषि जी ने कहा कि मुझे कहानियाँ और कविताओं को सजीव रूप में दिखाना है कि किस तरह से वे सजीव होती हैं क्लास में। तो मैं इसलिए अपने संग्रह में आज जो भी चीज़ें लाई हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले कविता से शुरू करूँगी कि किस तरह से छोटी छोटी कविताएं बच्चों को इतना आनंद में भर देती है। और यही नहीं, जब मैं टीचर्स के साथ भी वर्कशॉप लेती हूँ और टीचर्स भी इन छोटी छोटी कविताओं में भी आनंद लेने लगते हैं, एक अलग ही माहौल सा बन जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि पहले मैं आज अपनी छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊं और आप भी मेरे साथ ये गीत गा सकते हैं। आइए चलते हैं, गाते हैं गीत, सुनते हैं कुछ कविताएं जिनको मैंने गीतों के रूप में भी ढाला है। तो आइए सुनते हैं, शुरुआत करते हैं।
पहली कविता है, ये मैंने ही लिखी है। मुझे छोटी छोटी कविताएं और खूब मज़े करने वाली कविताएं पसंद है। इनमें वो सब मीटर वीटर हो ना हो चलता है, लेकिन मेरे बच्चे खुश रहते हैं तो मुझे आनंद आ जाता है। तो मैं यही आज कविता आपके साथ पहली साझा करूंगी, और उस कविता का जो शीर्षक है वो है नैया। अब नैया जो है, कागज़ की नाव बच्चे हमेशा बनाते हैं, बारिश होती है, हम लोग तो खूब बनाते थे। और जहाँ थोड़ा सा पानी बह रहा है नाली में, वहाँ पर अरे मेरी नाव पहले चल रही है, मेरी बाद में चल रही है। तो इस तरह से हम लोग कागज़ की नाव बनाते थे। तो आजकल के बच्चे भी बनाते हैं, बारिश में उनकी बालकनी में खासकर जब गिरता है पानी तो वो कोशिश में होते हैं। तो आइए सुनते हैं नैया कविता। नैया कविता ऐसे शुरू है, मेरे साथ आप गा भी सकते हैं। हैया हैया नैया नैया, कागज की नैया चली पानी में तैर चली, डुमक डुमक झुमक झुमक। थोड़ा सा एक बार मेरे साथ फिर से। हैया नैया हैया नैया, कागज की नैया चली पानी में तैर चली, डुमक डुमक झुमक झुमक, डुमक डुमक झुमक झुमक। हैया 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 हैया, तैरती चली हिलती चली, तैरती चली हिलती चली, हैया हैया। अब ये कागज की जो नाव है, जब ये चल रही है, धीरे धीरे इसमें पानी ये सोखने लगती है और गीली हो जाती है। अब क्या होता है, गिरती चली डूबती चली, गिरती चली डूबती चली, डुमक डुमक झुमक झुमक, डुमक डुमक झुमक झुमक। हैया हैया नैया नैया। तो इस तरह से ये कविता जब क्लास में की जाती है और बच्चे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे झूमते हैं, नाचते हैं और खूब मेरे साथ गीत गाते हैं। और टीचर्स भी, जब भी मैंने टीचर्स वर्कशॉप में कविता की है, टीचर्स को बहुत मज़ा आता है और इसे बहुत शौक से वो गाते हैं। तो कुछ कविताएं हैं जो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो लोग जुड़ रहे हैं, अभी इस वक्त हमारे साथ हैं 11 लोग। तो मैं और आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ ऋषि जी। तो एक और कविता है जो ये भी मैंने लिखी है, और ये जो है इसको हम ऐसे गाते हैं। ये है, अब मैं आपको इसका शीर्षक बाद में पूछूंगी, बल्कि आपसे ये एक तरह का पहेली गीत है, आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों के सामने हम सीधी कविता कई बार नहीं रखते, हम बोलेंगे ये पहेली कविता है तो आप बताइए कौन है, बूझिएगा, तो वो और अलर्ट होते हैं। तो यही सारी टेक्निक्स हैं जो हमें क्लास में करनी चाहिए। जाके सीधा सपाट बेटा किताब खोलो और कविता खोलेंगे और ये पढ़ेंगे, ऐसा ना करके हम थोड़ा सा उस पर सस्पेंस बनाएं कि बेटा आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी कविता है और आइए देखते हैं, आपको मजा आने वाला। तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसे गाएंगे, इसको मेरे साथ गा सकते हैं। लंबी टोपी और मोटी नाक, पहने चश्मा टूटा है कांच, लंबी टोपी और मोटी नाक, पहने चश्मा टूटा है कांच, कपड़े रंग बिरंगे पहने, फटे पुराने ढीले ढीले, कपड़े रंग बिरंगे पहने, फटे पुराने ढीले ढीले, अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म करता आता, उल्टा सीधा नाच दिखाता। फिर से, अगड़म बगड़म करता आता, उल्टा सीधा नाच दिखाता, कभी वो हंसता हा हा हा, कभी वो रोता कभी वो हंसता हा हा हा, कभी वो रोता घूम घूम कर खेल दिखाता, घूम घूम कर खेल दिखाता, नीचे साइकिल ऊपर साइकिल नीचे वो, बूझो 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 बूझो, कौन है वो, है सर्कस का जोकर वो। तो बच्चे बीच में ही बोले मैम हमें पता है, मैम पता है। मैं रुको 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 रुको,
एक बार पूरा बोलेंगे, बूझो 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 बूझो, कौन है वो, है सर्कस का जोकर वो। तो इस तरह से क्लास में हमने कविताएं सुनाई। तो क्या हुआ कि बच्चे जोकर के बारे में जाने, नाव के बारे में जाने, और वेरियस डिस्कशंस, बहुत तरह की चर्चाएं होती है क्लास में। तो जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ाती थी तो ये वाली कविताएं जो है उनके साथ जरूर गुनगुनाती थी, और बच्चे जुड़ जाते हैं। और आप हो या ना हो क्लास में, अगर ये मुंह में धुन बैठ जाती है तो आप चलते फिरते देखेंगे आपके वही गीत वो गुनगुना रहे हैं। तो कविताओं की खासियत यही है कि उसमें कुछ तुकबंदी कहीं मिल जाए उनको, तो बस मजे हो जाते हैं बच्चों के, और वो मन में उनके समा जाते हैं। और कविताएं लिखने का तो जो आनंद है वो अलग ही है, क्योंकि हमारे मन में जितने भी उद्गार हैं, हमारे मन की जितनी बातें हैं, जब तक हम उसको लिख नहीं लेते तो चैन नहीं पड़ता। कई कभी साथी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं जब, एक बार की बात है कि जब मैं कविता, ऐसा था कि मैं सुबह सुबह की बात है रोटी बना रही थी, और उस समय मेरे मन में आ गई एक कविता, और जी वही चकला बेलन आटा सब रखा, और जब तक कविता बना नहीं ली, फोन करके सुना नहीं दिया कि माता जी सुनो ये ठीक है, उन्हें हाँ हाँ अच्छी लग रही है, बस उसके बाद जाके लगा कि चैन पड़ा। तो जब ऐसे मन से कविता लिखी जाए और उसके बाद बच्चों से साझा की जाए तो अवश्य ही उसका फल कुछ और ही निकलेगा। इसलिए कक्षा में जाएं तो अपनी कविताएं भी लेकर जाएं, बच्चों को सुनाएं, उनको अच्छा लगता है कि उनके टीचर ने लिखी है ये कविता, तो आप उनके साथ एक अलग स्तर पे जुड़ते हैं। फिर कुछ बच्चे आएंगे आपके पास, मैम मैं भी कविताएं लिखता हूँ। अच्छा जी लेके आना, तो खूब सारा लेके आई। और जो नहीं लिखते, मैम क्या कविताएं लिख सकते हैं हम लोग, आसानी है, आसान से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो फिर लिखने लग जाते हैं। तो अभी ऐसी ही एक कविता है, कक्षा 6 में हम लोग कर रहे थे, चांद से गप्पे। तो जब वो कविता हमने पढ़ी तो बच्चों को बड़ा आनंद आया। तो मैं अभी पढ़ के दिखाती हूँ। वो बच्चे इतना हंसे, मैम ऐसे, वो छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं पता, मैंने कहा नहीं ऐसा लग रहा है आपको छोटी सी, लेकिन हाँ ठीक है, ये कल्पना भी हो सकती है कवि की कि वो बच्ची नहीं जानती, और क्या नहीं जानती मैं बताती हूँ। तो देखिए ये कविता है, हमारी एनसीईआरटी बुक से है, चांद से थोड़ी सी गप्पें। और ये कविता पढ़ने का अंदाज देखेंगे, एक 10-11 साल की बच्ची जब बोल रही है तो उसको कैसे बोलना चाहिए। तो हम जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, उनको हम ऐसे ही ढंग से, सुंदरता से बताएं, ये ढीले ढाले तरह से नहीं, एकदम तरीके से और खूब मजे लेकर, ऐसे जैसे कि बच्ची बोल रही, गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं कि बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। आपका ये मर्ज तो ठीक ही होने में नहीं आता, अच्छा ही होने में नहीं आता। तो यहाँ पर वो बच्ची, देखिए कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे, तो बच्ची गप्पे कैसे लगाई, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम मुझे बुद्धू समझते हो, मुझे जैसे कि पता नहीं है कि तुम्हें बीमारी है, तुम छोटे होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, तुम्हें बीमारी है, और तुम सोचते मैं बुद्धू हूँ, मुझे सब पता है तुम्हें बीमारी है। तो ये सारी बातें जो है जब हम लोगों ने क्लास में की, आप मानेंगे
और थोड़ी ही देर में जब मैंने कहा कि चलो अब तुम लोग सूरज से गप्पे लगाओ, एक से एक कविताएं निकल कर आई। और आजकल ऑनलाइन टीचिंग है तो बच्चे जो हैं वीडियो पर आ गए और बोले मैम मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, और इतनी सुंदर कविताएं बच्चों ने बनाई। तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि मैं ऐसी कविता सुनाऊं, वही कविता में इतना रस भर जाए कि बच्चे आतुर हो जाए कि मैं मैम मेरी मेरी कविता सुन लो, मैम प्लीज मेरी कविता सुन लो। तो वो एक चाहत हमारे बच्चों में अगर हम भाषा शिक्षक डेवलप कर दें, ये रुचि जागृत कर दें, तो इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं है हमारे लिए। तो मैं अब थोड़ी सी और भी कविताएं सुनाऊंगी कि कुछ कविताएं हमारी क्या क्या चीजें कर सकती हैं, क्या क्या बदलाव ला सकती है समाज में। छोटी सी कविता कितना कुछ बताती है। जैसे कि पापा का किचन। अब ये जो है ये सुशील शुक्ल जी ने लिखी है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है, ये है कविता और इतनी सुंदर इलस्ट्रेशन है। जब बच्चों को दिखाते हैं हम बहुत बातें भी करते हैं इसके साथ। और ऐसे बोलेंगे, यहाँ जो भी चाहे आए, हरदम मिलती गरम चाय, गरम चाय, कभी बड़ी कभी दाल, अंडे लेते हैं उबाल, जब भी मेरा होता मन, इसमें पकता चिकन, मेरे पापा का किचन। तो जैसे ये कविता आप अगर प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी में भी आप जैसे ही पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत बातें बोलते हैं, मैं मेरे पापा भी किचन में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जेंडर बायस को भी हटाते हैं कि किचन सबका हो सकता है। तो इस तरह से ऐसी कविताएं भी आप क्लास में ले। जरूरी नहीं है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं हमारा काम खत्म, हमने वो चैप्टर पढ़ाया, प्रश्न उत्तर कराए, काम खत्म नहीं। हमारा काम वहां से शुरू होता है कि एक कविता आपने ऐसी पढ़ी, तो लीजिए मैं आपको एक नई कविता सुना रही हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो हम एक छोटी सी कविता, देखिए मैंने 6-8 लाइन की कविता पढ़ी है, बहुत ही अच्छी कविता है, क्योंकि इसने बच्चों के मन में बहुत सी बातें डेवलप की कि मैम ऐसा होता है तो अंडे कैसे उबाले जाएंगे, अंडे कैसे उबलते हैं, गर्म पानी कितना चाहिए। तो बहुत कुछ है जो इनके मन में विचार, ये घर में जाके बहुत प्रश्न करेंगे। गर्म चाय, अब गर्म चाय बनाने की पद्धति, हम लोग बहुत सारी बातें इन कविताओं के साथ कर सकते हैं, छोटी छोटी कविताएं। अब ये देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, ये चार्ट बड़ा ही सुंदर है। और ये देखिए इसमें ये बाल स्वरूप राही जी की कविता बहुत ही सुंदर और शानदार कविता है। देखिए यहाँ पर इसकी पोस्टर भी सुंदर है। तो क्लास में कभी कभी आप सुंदर चीजें लेके जाए, आकर्षक, जैसे मैं लेके जाऊं, अगर आप समझ लीजिए आप बच्चे हैं और क्लास में लेके जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, मैम आज आप क्या लेके आए हो, है कुछ भी नहीं, है कागज का टुकड़ा लेकिन थोड़ा सुंदर और पोस्टर की तरह है, आपने जाके अपने बोर्ड पे लगा दिए, ग्रीन बोर्ड पर। अब बच्चे सारा समय वही देखते रहेंगे। फिर आपने हाथ में पकड़ लिया और मैं समझाती हूँ इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये भी जो है वार्तालाप की तरह है। जुगनू भाई कहाँ चले, जुगनू भाई कहाँ चले, जहाँ अंधेरा छाया हम तो वहां चले, जहाँ अंधेरा छाया हम तो वहां चले। जुगनू भाई अंधियारे में क्यों जाते, क्योंकि हम तो डरते हैं, हम तो अंधियारे में नहीं जाते। जुगनू भाई अंधियारे में क्यों जाते, भूली भटकी तितली को घर पहुंचाते, भूली भटकी तितली को घर पहुंचाते। जुगनू भाई किसकी टॉर्च चुराई है, हमने तो यह चमक जन्म से पाई है। तो जुगनू के पास जो लाइट है उसके बारे में भी बच्चे सोचना फिर जानेंगे कि क्या ऐसा क्या होता है जुगनू में, जन्म से कैसे इसको मिल गई। तो हम इस कविता से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जुगनू भाई किसकी टॉर्च चुराई है, हमने तो यह चमक जन्म से पाई है। जुगनू भाई हमको भी चमकोगे जब काम किसी के आओगे। अब ये कितनी पंक्तियां, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 पंक्तियां। आपकी पूरी क्लास बन सकती है इसमें और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें। जैसे जुगनू की लाइट, जुगनू की जो चमक है ये कहाँ से पाता है, इसके शरीर में क्या है, तो हम विज्ञान से भी बच्चों को इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा अंधेरे की बात कर सकते हैं, किसको डर लगता है, क्यों अंधेरा होता है, दिन रात के कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ जो लास्ट लाइन है, चमकोगे जब काम किसी के आओगे। तो आज की समय में जब कोरोना की महामारी इतनी फैली हुई है, हम सब
सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। काम किसी के जब आएंगे तो अपने आप हमारे अंदर जो एक रोशनी है वो चमकेगी और उससे हम जग में चमकेंगे। हमें जुगनू की तरह वो लाइट नहीं चाहिए, हमारे अंदर की जो लाइट है वही हमारे लिए बहुत है, जो कि हमें चमकाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कविता के माध्यम से हम झट पहुंचा देते हैं। एक कहानी जो है फिर भी मैं कहूँगी थोड़ी बड़ी है और लय नहीं होती उसमें, वो धीरे धीरे बढ़ती है आगे, उसका एक अलग मज़ा है, वो भी हम आगे आनंद लेंगे उसका। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कविताएं बहुत जल्दी जुड़ती हैं और तरह तरह की कविताएं अपने पॉकेट में रखिए, कभी कुछ निकालिए कभी कुछ निकालिए, तो बच्चों को एक अलग ही आनंद में वो भर देती हैं। और बच्चे खुद लिखते हैं और जाने इतना सुंदर लिखते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो हम एक भाषा शिक्षक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि कविताएं सुनाएं, उनको उनकी संप्रेषण भी हो, लेकिन साथ में बच्चे जो हैं अपनी कविताएं बनाना सीख जाएं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं, तो फिर वो क्या है वहीं पर ही रहेगी, चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसको हमारा ये काम है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी करें। तो बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, आपने ऋषि जी आपने कहा कि बहुत प्रेरक है, बहुत अच्छा। नीरू जी आपको भी पसंद आई है कविता, अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। और मैं ऋषि जी से यही कह रही थी कि यहाँ पर शिक्षक साथी जाने कितने हैं पता नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कविताएं हैं, हम सभी इसमें आनंद लेते हैं। और आप अगर शिक्षक नहीं भी हैं और आप एक पेरेंट हैं तो आप घर में एक से एक कविताओं का संग्रह तैयार कीजिए और बैठे बैठे बच्चों के साथ खूब आनंद लीजिए, तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ऐसा ही लगता है कि अब आप मैं ज़रा पानी पी लूँ। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी, हाँ जी, नागेश जी की एक कविता है जो मैंने पढ़ी भी है, उनकी कविता पसंद आई थी सबको, तो मैं आप सबके साथ भी साझा करना चाहूँगी कि जब हमारे घर में पुताई होती है तो क्या हाल होता है। तो ये है, मेरे घर में हुई पुताई, भैया समझो शामत आई, पूरे घर में मचा झमेला, बच्चे बड़े सभी ने झेला, कमरे किए गए जब खाली, सबने ही मेहनत करवा ली, पापा तक आए उलझन में, कितना झुंझलाए थे मन में, कैसे बाहर हो अलमारी, कहाँ रखें ये चीजें सारी, बाहर सब सामान निकाला, घर लगता था गड़बड़ झाला, हुआ कहीं गुम मेरा बस्ता, खोज खोज हालत थी खस्ता, गद्दे में जब उसको पाया, चैन तब कहीं जाकर आया, 7 दिनों तक हुई पुताई, घर में फिर रौनक थी आई, फिर से सब सामान सजाया, हिप हिप हुर्रे सबने गाया, हिप हिप हुर्रे सबने गाया। तो जैसे ही इस लाइन पर आप आते हैं तो बस बच्चों को क्या होता है, हिप हिप हुर्रे बोलने का भी बड़ा आनंद आता है। मैम हम अच्छा अब कब कब आप हिप हिप हुर्रे करते हैं, तो वो सारी इंसिडेंट्स बताते हैं। चलो जी, घर की सफाई क्यों जरूरी है वो बताते हैं। तो एक छोटी सी कविता आपकी पूरी कक्षा को एकदम चुलबुला बना देगी, इतना मजा आएगा उसमें। तो कभी भी आगे अगर आपका अरेंजमेंट पीरियड है तो आप 2-3 कविताएं ले जाइए, बस पूरा पीरियड आपका मजे से बीत जाएगा। और इवन आप बच्चों को 1-2 कविताएं सुना के उनको खुद बोलिए लिखने के लिए, तो आप शांति से भी बैठे रह सकते हैं और वो खुद इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिख डालेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कई बार जब मेरे अरेंजमेंट पीरियड होते हैं तो मैं कभी कविता की किताबें ले जाती हूँ या अपनी कविताएं या कुछ कहानियां ले जाती हूँ। तो उससे क्या है कि अरेंजमेंट पीरियड आराम से बीत जाता है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें वो याद भी रहता है कि हाँ हम लोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर प्रीति जी भी जुड़ी हुई हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए, नमस्कार आपका। और मधु जी भी आई हुई हैं। कविता का भाव वाकई बहुत शानदार होता है, कई तरीके से व्याख्या की जा सकती है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भारती जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। तो सुशीला यशपाल जी और बहुत से लोग जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऋषि जी आज तो यहाँ पर समा बंध रहा है और मुझे भी, जब मैं शुरू होती हूँ फिर मैं रुकती नहीं हूँ
अब एक और कविता सुनाऊंगी, बड़ी अच्छी कविता और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं ये गाती हूँ तो मुझे लगता है मैं वहीं पहुँच गई हूँ और मैं वहीं बन गई हूँ। अब ये क्या है देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है। मैं बहुत पहले एक बार बोला था तो सबने कहा ऐसा लग रहा है कि हवा बह रही है। अब आइए देखते हैं क्या आज भी ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है। तो चले पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। तो मैं बसंती हवा बन के आई हूँ। तो हम देखते हैं ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं कि कविता की सजीवता मन की कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो आज हम एक से एक कविताएं लेकर आए हैं और अब सभी लोग जो है वो जुड़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है मुझे भी। 21 लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, आनंद ले रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं। हाँ, तो हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ वहीं घूमती हूँ। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और आगे और सुनेंगे। चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उधर उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, नटखट हूँ मैं, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न माने न माने, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी जोर से मैं, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो इस तरह से मैं कविताएं सुनाती हूँ तो बस मस्त हो जाती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है कि कविताएं, बच्चे भी, आपको मैं बताऊं, ये कविता बहुत पहले भारती में हुआ करती थी। जब मैं इसको पढ़ाई तो बच्चे बोले मैम इतनी लंबी कविता। मैंने कहा बेटा मेरे पास 2 पीरियड है और मेरे निकलने से पहले तक ये सारी कविता आपको याद हो जाएगी। तो हम लोगों ने, ये चैलेंज था जी, मैं सच बता रही हूँ, और 2 पीरियड होते होते ये कविता सबके मुंह पर थी। तो आप इस कविता को बहुत सुंदर तरीके से आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। कोई बोझिल नहीं लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा बच्चों को कि कोई चुलबुला सा कोई व्यक्ति आ गया है, मजेदार कोई आ गया है और वो हमें कुछ सुना रहा है, और वो पूरे डूब जाएंगे। तो कविता का सबसे बड़ी बात यही है कि सब एकदम एक टक होके आप पूरे मतलब माहौल को पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बिल्कुल शांत क्लास, और लेकिन उनके मन में कुछ भावनाएं बहुत आएंगी और इससे हम बसंत ऋतु के बारे में, फिर दूसरी ऋतुओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। तो एक कविता, इसके बहुत से लाभ, और अवश्य अवश्य
क्लास में खूब सारी कविताएं लेकर जाइए ताकि हमारे बच्चे खूब अच्छा अच्छा सोच पाएं। अब एक कविता है जो मैं चाहूंगी आप लोग को बताना कि हमें सिर्फ प्रकृति और ये और वो और सौंदर्य से नहीं, हम कुछ विज्ञान की भी कविताएं ले सकते हैं। तो मैंने ये वाली कविता पहले एक बार ली थी। ये है न्यूटन की जिज्ञासा। ऐसी कविताएं अगर कहीं मिले तो अवश्य उठाएं, क्योंकि विज्ञान भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आजकल का वैज्ञानिक युग है, बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं विज्ञान से संबंधित। तो क्यों ना हम उन्हें न्यूटन के बारे में कविता के माध्यम से बताएं, और बच्चे ऐसे ही वैज्ञानिकों की और भी कविताएं खुद बना सकते हैं। इस वजह से ये एक लड़का था जिसे संगी साथी कहते थे पागल। स्कूल गया पढ़ने वह पगला, सचमुच हुई वह पागल निकला। कॉपी तो घर भूल गया वह, बस ऐसे स्कूल गया वह। कक्षा में शिक्षक जी आए और गणित के प्रश्न कराए। सबको आते प्रश्न फटाफट, पर पगला तो रहा सफाचट। उसको कुछ भी नहीं आता, सफाचट। एक अकेला पगला ही बस गणित न कर पाया। टन 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 घंटी बोली, भागे सारे घर। पगला लड़का नहीं गया घर, नदी किनारे आ पहुंचा। पेड़ के नीचे बैठे बैठे खुद उसने मन में सोचा, मन उदास है लेकिन कैसे मैं अपने घर जाऊं। क्या है अड़चन उसने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कारण वो क्यों नहीं उसको सॉल्व करता। क्लास के सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो क्या है उलझन उसने सोचा। धीरे धीरे राह सोचता समझ गया वो, मेरा मन प्रश्नों का डेरा, कब क्यों कहाँ ने मुझको घेरा। ये जो प्रश्न है ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे। तभी पेड़ से गिरा एक फल नीचे, नीचे गिरता फल देखा, वह आंखें नहीं रहा नीचे। यह क्यों नीचे गिरा, यही प्रश्न बार बार उठा उसके मन में। ऐसा उत्तर खोजा जिसका ज्ञान नहीं था जन मन में। राज गुरुत्वाकर्षण का जग को समझाया, पगला लड़का आइजैक न्यूटन कहलाया। उसकी बस आदत थी खास, बिन समझे वो क्यों करे विश्वास। निकालना बाल की खाल, पूछना सवाल पर सवाल। उसकी इसी आदत ने ये गुल खिलाया, फल के गिरने से गुरुत्वाकर्षण समझाया। तो आप देख रहे हैं ये कविता जब आप क्लास में लेके जाते हैं तो बच्चों के मन में भी नाना तरह के प्रश्न हैं, वो और जानेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसके क्या लाभ हैं। तो हम इस तरह की एक वैज्ञानिक कविता, विज्ञान से संबंधित कविता भी हम ले जा सकते हैं और इससे बहुत सारी बातों को हम पकड़ सकते हैं। बच्चे भी इस तरह से कई वैज्ञानिकों की कहानी पढ़कर उनको कविता का रूप दे सकते हैं, आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरी कविताओं के कुछ पन्ने जो मैं लेकर आई थी। और अब जो बात आती है वो आती है कहानियों की। कहानियाँ मेरे दिल के अंदर पूरी तरह बसी हुई हैं और इसी वजह से मैंने प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग भी अपना एक अलग रुख भी अपनाया। सिर्फ शिक्षिका ही नहीं, अब मैं अपना साथ साथ ये भी डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि कहानियाँ मन को जोड़ती हैं, बच्चों को उत्सुकता देती हैं। और बच्चों को पता है कि उषा मैम है तो जैसे ही कोई बात होती मैम पहले एक कहानी हो जाए। तो कहानियों का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोलता है जब मैं कक्षा में जाती हूँ। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है या मैंने बोला अच्छा लास्ट में बताऊंगी, अभी पहले काम कर लो, तो क्या होता है कि इससे वो और ज्यादा आगे बढ़ के उस काम को करना पसंद करते हैं, जल्दी करना पसंद करते हैं ताकि हम कहानियां सुने। अब आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ कि एज अ भाषा शिक्षक जो है हम लोग, तो हमारा काम है ये कि बच्चों को ये बताएं कि अलग अलग कहानी में अलग अलग पात्र हैं, तो हम पात्र के अनुसार रीडिंग करें। और सबसे पहले अगर हम कहानी याद कर लेते हैं मन में और अगर हम वो कहानी पहले एक्शन करके बता देते हैं तो उसका ही मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए आज हम एक कहानी आपसे शेयर करते हैं जो बहुत ज़्यादा मेरी हिट है कहानी और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आइए थोड़ा सा हम कहानियों का भी एक दौर चलाएं, हमारे पास अभी समय है तो देखते हैं कहानी। एक कहानी है, ये है मेरा फू फू ड्रैगन, ये है मेरा फू फू ड्रैगन। अब फू फू ड्रैगन मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फू फू ड्रैगन परेशान है।
अरे भाई इसको क्या परेशानी है? मैं ड्रैगन तो हूँ, ड्रैगन को तो लोग बोलते, जब वो फूंक मारता है तो क्या करता है, फूंक मारने से उसमें क्या होती है, आग निकलती है। और मैं जब फूंक निकालता हूँ तो आग नहीं निकल, नहीं मैं क्या करूँ? मुझे मुझे सब लोग बोलते मैं ड्रैगन ही नहीं हूँ। मुझे पता लगा है कि वहाँ जंगल में एक जादूगरनी रहती है। मैं ना उसके पास जाऊंगा और ना मैं उससे ना आग लूंगा। और वो धीरे धीरे जंगल में जाता है और जाता है वहां पर ऊपर उल्लू बैठा है। वो कहता है, कहाँ आए हो तुम? मुझे वो जादूगरनी के पास। वही घर है, चले जाओ। धीरे धीरे ये डरते डरते, कौन है? मैं फूफू फूफू हूँ। फूफू? कौन फूफू? मैं फूफू ड्रैगन हूँ। क्या चाहिए? मैं आग नहीं निकल उगल पाता हूँ, सब मुझे छेड़ते हैं, मुझे आग चाहिए। ऊपर आ जाओ। अब वो ऊपर जाता है। तुम्हें आग चाहिए? हाँ मुझे आग चाहिए। जाओ अभी सो जाओ, कल सुबह आना। तो वो अंदर जाके सो जाता है। सोता है क्या? कोई सो सकता है जिसको पता चले कि अभी उसको कुछ मिलने वाला है जो अभी तक उसके पास नहीं था? वो सोता नहीं, सारी रात जागता है और उसके बाद वो सुबह उठकर आता है और बड़ी तैयारी से आता है और उसके बाद वहां पर देखता है ये कौन है। वहां पर थी एक जादूगरनी और जादूगरनी कहती है, आ गए? हाँ मैं आ गया। क्या चाहिए? मुझे आग चाहिए। रुको, अभी मिलेगी, रुको। अब वो एक बर्तन निकालती है और उसके बाद वो उसमें कुछ घोलती है, किताब पढ़ती है, यहाँ से सामान लाती है और वो उसका घोलती है और बोलती है अगड़म बगड़म छू। और उसके बाद वो उसको पिलाती है और बोलती है पी ले। हाँ पी ले। वो पीता है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पी ले पी ले। हाँ चल फूंक मार। और वो जब फूंक मारता है क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैंने बोला था मुझे आग चाहिए और आग नहीं निकल रही। ये तो तितलियां निकल गई। मुझे तितलियां नहीं चाहिए, मुझे तो आग चाहिए। चिंता क्यों करते हो? आग भी मिलेगी। जाओ सो जाओ, कल फिर आना। सो जाओ। अंदर अंदर गया। कुछ नहीं हो सकता मेरे से आग नहीं निकल जाती। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? वो कह रही है सुबह, पर मुझे पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। सुबह भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। चलो कोशिश कर लेते हैं सुबह। अब वो सुबह फिर से आता है, सोया तो है नहीं। फिर से आ गए? हाँ आ गया। क्या चाहिए? मुझे आज तो आग दिला दो ना। अच्छा मिल जाएगी, बैठो। वो बैठ जाता है। अब वो पूरी तैयार होती है और उसके बाद वो उसको आग देने की कोशिश करती है। फिर से वो अपना टोपी पहनती है और उसके बाद वो सामान लेती है, घोलती है। रुको, अगड़म बगड़म छू। और ये लो पी ले पी ले। अरे पी ले, डर मत। कैसा है? अच्छा है। फूंक मार। और वो फिर फूंक मारता है। और कैसे मारता है फूंक? सब लोग मिलके मारेंगे फूंक।
तो ड्रैगन बनना है, आग उगलने वाला ड्रैगन बनना है, और आग यहाँ नहीं निकली, फूल फूल से मैं क्या करूँगा। तो उसने बोला, अरे भाई तुम क्यों रोते हो, सारी दुनिया तो आग उगलने वाली है, सारी दुनिया यहाँ आग उगलती है और तुम तो फूल उगल रहे हो। जाओ, आज से तुम फूलों वाले ड्रैगन कहलाओगे, जाओ। और वो आज से सबको फूल बांटता है, खुशियाँ बांटता है। आग उगलने वाला ड्रैगन नहीं, वो फूल उगलने वाला ड्रैगन है, पुप्पू ड्रैगन। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ड्रैगन जो आग चाह रहा था, उसको आग तो नहीं मिली, लेकिन उसको बहुत सुंदर चीज़ मिली और वो सबको आज फूल बांट रहा है, जो हमें भी बांटने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम ये बच्चे बहुत कुछ क्वालिटीज़ रखते हैं। अवश्य ये आवश्यक नहीं है कि उनके पास सारे गुण हों। अगर हम बोले कि खेल में सब अच्छे हों या सभी हर सब्जेक्ट में अच्छे हों, ऐसा तो नहीं होता। तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि फूफू ड्रैगन भी ज़रूरी नहीं कि वो आग ना उगले तो वो क्या ड्रैगन नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसको पहचानो। तो आवश्यक नहीं कि आप सब खेल में, चित्रकारी में, पढ़ाई में सब अच्छे हों। जो जिसमें अच्छा है उसको आप क्या करेंगे, आप उसको मांझिए, उसी को पहचानिए। तो इस तरह से जो मैंने आपको जो कविता, ये जो कहानी सुनाई, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जितनी बार मैंने जहाँ जहाँ ये कहानियाँ सुनाई हैं, सबको बहुत ही अच्छा लगा और ये एक बहुत ही स्वीट अच्छा मैसेज भी देती हैं। तो इस तरह से जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो हम प्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक राजकुमारी की अगर मैं स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस लड़की की जो बाल हैं वो लंबे बाल हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे पूरा अपने अपने बालों को ऐसे लंबा बना लेती हूँ, तो ये लंबे हो गए मेरे बाल। तो कई बार ना जब पूरी कहानी इन लंबे बालों से करती हूँ और बोलती हूँ, एक थी राजकुमारी, उसके बाल बहुत लंबे थे, जब वो उनको फैलाती तो ऐसा लगता जैसे बरगद के पेड़ से नीचे टहनियाँ लटक रही हों। जब वो चलती तो ऐसा लगता जैसे कि सांप चल रहे हों। और उसके उन बालों को तेल लगाने वाले उसकी बहुत सी नौकरानियाँ थी। तो क्या है कि इस तरह से जब आप क्लास में छोटा सा भी कोई अपना प्रॉप ले जाते हैं तो बच्चों को ये आनंद देता है। तो ज़रूर ज़रूर आप लोग इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं जो मैं करती हूँ। इसी तरह से जब छोटे बच्चों को कराए तो ये जैसे क्रोकोडाइल की एक कहानी करती हूँ, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, वो इसको देखते रहते हैं। और ये क्रोकोडाइल है, एक मगरमच्छ है जिसकी इच्छा होती है कि ये अपने दांत सबको दिखाए, ये दांत मांझ के आता है और ये बोलता है, देखो ना मेरे दांत तो देखो। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर उसके तालाब में, वो सब डर के भाग जाते हैं। तो सब डर के उसके भाग रहे हैं। तो इसी तरह जब ये आगे बढ़ता है फिर बहुत लोगों से बोलता है, लेकिन कोई उसके सुनने को राजी नहीं। तो जब इस तरह के आप कैरेक्टर्स लेके जाते हैं क्लास में तो बच्चों को अच्छा लगता है। इसी तरह आप हाथ से सॉक पपेट भी बना सकते हैं। उसके बाद आप क्लास में जैसे कि ये सांप का ये जो है, ये इस तरह से ये जैसे सॉक्स पपेट है, तुरंत बहुत जल्दी बन जाता है और ये आपके कैरेक्टर्स में शामिल। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो भाई। तो इस तरह से कैरेक्टर करते हैं तो बच्चे भी आते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, मैम मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ। तो कहानियाँ जो हैं ये बच्चों को जोड़ती है। इस तरह से आप विभिन्न कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं जितनी आपके पास है, या आप छोटी छोटी चीज़ें भी आप घर से ला सकते हैं और कैरेक्टर्स बना सकते हैं। बच्चे भी बनाते हैं, आप एक शुरू करेंगे वो 4 बताएंगे। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम क्लास में वॉइस मॉड्यूलेशन करके भी हम कहानी को सुंदर बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। तो देखेंगे ये है साइकिल पत्रिका है बहुत सुंदर, तो उसमें ये कहानी आई है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी और बताऊंगी कि मैं उसको कैसे और रुचिकर बना सकती हूँ। वह किसी पहाड़ी टीले पर खड़ी हो जाती,
चांद की ओर मुंह उठाती और गर्जना भरी आवाज में अपने प्यारे जंगल को पुकारती, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। रणथंभौर की हवाओं की सीटी जैसे आवाज चारों ओर गूंजती। लाइटनिंग, 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 इतना चाहती थी अपने जंगल को बाघिन लाइटनिंग। इतना चाहता था अपनी लाइटनिंग को रणथंभौर। लाइटनिंग की अपनी टेरिटरी ही नहीं, जंगल का चप्पा चप्पा लाइटनिंग का चाहता था। वहां के फूलों से भरे पेड़, पहाड़, झरने, पतली नन्ही नदियों सरीखे नाले, पोखर और छोटी झीलें, मिट्टी के टीले और घाटियां, बनास नदी और सुनहरी घासों के मैदान, यहाँ तक कि दूसरे तमाम जानवर भी, क्योंकि भूखी न हो तो वह बेवजह किसी पर हमला नहीं करती थी, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट बछड़ा हो या फिर बारहसिंघा। झील के फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन उसके पानी से खेलने का खेल देखते थे। कभी कभार मगरमच्छ से उसकी मुठभेड़ भी देखने को मिल जाती थी। पक्षी तो अखबारों या टीवी चैनल्स की तरह उसकी ही चर्चा किया करते थे। कल रात एक ही झपाटे में भैंस की गर्दन तोड़ दी। क्या शानदार शिकारी है हमारी लाइटनिंग, सेमल के पेड़ पर से किंगफिशर ने कहा। आज लाइटनिंग अफ्रीका और यूरोप के 50 कैमरों से घिर गई। उसने वहां रुककर खूब पोज दिए। क्या खूब स्टार है हमारी लाइटनिंग, कल्प वृक्ष पर बैठे कठफोड़वा ने कहा। दोपहर में लाइटनिंग गुलमोहर तले सुस्ताती। वह आंखें मूंद कर मुंह फाड़ कर लेट जाती। जाने कैसे, जाने कहां से चिड़ियां आती और किसी किले के झरोखे जैसे उसके मुंह में बैठ जाती और उसके दांतों में फंसे मांस से अपना पेट भरती और मजे करती। उफ, रणथंभौर की गर्मियां, चारों ओर सब कुछ सूख गया है। दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। बिना पत्तों के सूखे पेड़, लगभग मिट चुके झाड़ और मिट्टी में बदल चुकी घास। चींटी के लिए भी कहीं छाया नहीं, चींटी के बच्चों के लिए भी कहीं छिपने की जगह नहीं बची। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि कैसे मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज़ निकाली, कैसे सूत्रधार की आवाज़ है। तो कोई चीज़ सपाट ना पड़े, उसमें आप लय दें, पात्र के अनुसार उसको पढ़ें। मैं अभी आपको एक अच्छी सी सुनाऊंगी, सुनिए। जैसे कि ये पाठ है कक्षा 7वीं में वसंत का मिठाई वाला। तो यहीं पर शुरू होती है चर्चा और यहीं पर पूरी क्लास हो जाती है पहली ही पंक्ति में, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगी, घुसते साथ ही मैं ऐसा बोलूंगी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो क्या होता है कि बच्चे सारे मैम मैं भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा, अच्छा मेरे साथ मेरे जैसा कौन बोलेगा। तो क्या होता है, यहाँ लगती कंपटीशन। वो बच्चे बोलेंगे मैम बच्चों को बहला, नहीं मैम इसका ठीक नहीं हुआ, मैम उसका। यानी कि आपको बस थोड़ा सा ही कुछ करना है, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन उस करने में ही मजा है और पूरा पूरा पीरियड निकल जाता है और बच्चे वॉइस मॉड्यूलेशन में उस्ताद होते चले जाते हैं। और मैं बोलूंगी नहीं 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 मेरे जैसा नहीं हुआ, फिर बोले मैम मैं आपके जैसा कर सकता हूँ, बेटा आओ, फिर मैं बाकी क्लास से वोट कराऊंगी, क्यों बेटा हुआ क्या मेरे जैसा। तो क्या है, क्लास में एक ड्राफ्ट टीचिंग नहीं होनी चाहिए कि आप गए बेटा किताबें निकालो, चलो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चलो भैया, नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। फिर मैंने बोला ये फेरी वाला ये बोल रहा है, बाकी फेरी वाले क्या बोलते हैं, सबसे ले लो, तो कोई बोलेगा मैम आलो, कोई अखबार वाला बनेगा कोई, और इतनी जीवंत हो जाती है क्लास। तो हमारा मकसद सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ा के क्वेश्चन आंसर करा दिए, शब्दार्थ करा दिए, वाक्य प्रयोग, हाँ भैया बच्चा तुमने पेपर में पूरे नंबर ले लिए,
ये हमारा ध्येय कभी नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए बच्चों को अवेयर करना। अगर मैं एक फेरी वाले की बात कर रही हूँ तो बहुत सारी बातें उसमें साथ निकल कर आएंगी। उनकी आवाज़ें अलग आनी चाहिए। अलग अलग लोग, सब्जी वाला कैसे बोलता है, और आजकल ये अब कम आने लगे हैं तो क्यों, अब कोरोना के समय की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज कि ये आजकल कम क्यों हो गए। तो ये चर्चाएं होनी चाहिए कक्षा में। कहानी पढ़ाना ही हमारा कुछ ध्येय नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए हम मजेदार कराए कि हिंदी से वो बोले मैम मुझे हिंदी और आपसे लगाव हो गया है। अगर टीचर से लगाव होगा तो हिंदी से लगाव हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर बच्चे के मन में घुसना है तो टीचर बन के पहले घुस जाओ, उसके बाद अपना सब्जेक्ट घोल दो उसमें, है ना। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा है, बाकी फिर अपनाना बच्चों का काम हो ही जाएगा। तो बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रही है प्रस्तुतियाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मंच बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें मैं इतने लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा आनंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ कहानियाँ कविताएं नहीं, बहुत कुछ कर रही हूँ। और साथ में बच्चों के लिए मैं अपना एक चैनल भी बनाया, क्योंकि स्कूल में देखा है मैंने कि हिंदी में बच्चे कहीं कहीं दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैंने अपना चैनल बनाया है जिसमें मैं कविताएं पढ़ती हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि कविता पाठ कहानी पठन बच्चों को नहीं आता। दूसरा, मात्राओं में बहुत मुश्किल होती है बच्चों को, छोटी क्लास से ही बच्चों के और बड़े तक होने तक। तो अभी भी हैं और हैं का मैंने जो एक वीडियो बनाया वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये आप ज़रूर आए। मेरा चैनल है उषा छाबड़ा चैनल, और मेरी वेबसाइट है www.ushachhabra.com। उसमें आप मेरे ढेरों काम देखेंगे। मैं कई जगह अपनी वॉइस ओवर भी देती रही हूँ, और कहानियाँ लिखती भी रही हूँ, कविताएं लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, ढेरों 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 चीज़ें की है, और आज भी कर रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। तो हिंदी जो है हमारी वाकई ज़िंदगी है, और हम तो हिंदी के टीचर हैं, तो हमारा तो पेट भी भर रहा है, इससे परिवार चल रहा है हमारा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी है, तो इसको और हम अच्छा बनाएं, रुचिकर बनाएं, ताकि मेरी क्लास से निकले हुआ बच्चा ये ना बोले कि हिंदी बहुत बोरिंग होती है। मुझे ये कतई सुनना पसंद नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि साल भर में अलग अलग एक्टिविटीज़ करूं और बच्चों के साथ खूब घुलूं मिलूं, और उनकी रचनाओं पर मैं काम करूं कि भाई क्या रचना लिख रहे हैं आप, आपने क्या लिखा है, लाओ इसको ठीक करते, लाओ पात्र बनते, लाओ ये करते। तो नुक्कड़ नाटक और बाकी नाटक, क्लास में मेरे नाटक वाटक बहुत चलते हैं, बातें बहुत चलती, संवाद बहुत चलता है। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे हम लोग बात करते हैं। और एक बताऊंगी आपको, बहुत अच्छी ही रोचक थी वो, मैं कि किस तरह से हम वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं क्लास में। तो ये देखेंगे, हाँ इस पर भी एक बड़ा मज़ेदार होता है। एक बाद में पढ़ूंगी कविता को, वो ये भी बहुत अच्छी थी। हाँ, जब मैं ये पाठ पढ़ती हूँ बचपन, अब मैं इसको बताऊं, हम इसको, ये एक्चुअली एक निबंध है या संस्मरण कह सकते हैं, और ये कृष्णा सोपती जी का है। तो इसको पढ़ने का ढंग भी मैं थोड़ा बदलती हूँ, और समझ लीजिए कि मैं ये वाली चुन्नी पहन लेती हूँ आपके लिए, और मैं बन जाती हूँ कृष्णा सोपती। तो मैं ये बन जाऊंगी कृष्णा सोपती, और मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी। क्लास में भी ऐसे ही पढ़ती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा इसमें रुचि आए, तो वो भी फिर बनना पसंद करते हैं ऐसे। मैम आप कैसे पढ़ रहे हो, मैम ऐसे पढ़ेंगे, मैंने हाँ ऐसे पढ़ेंगे, जो ऐसे पढ़ेगा उसको प्राइज़। तो इस तरह से देखेंगे, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब कुछ मन ऐसा करता है
कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस तरह से जब आप एक किरदार बनकर उस पाठ का पठन करते हैं तो बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है। और एक कहानी है नादान दोस्त जो कि सबको बहुत पसंद है, और उसमें एक पोर्शन है जो मैं पढ़कर सुनाऊंगी, जिसमें वो बच्ची और बेटा भाई बहन की बातचीत है। ये बहुत पसंद करते हैं बच्चे, और उसके बाद वो बोलेंगे मैम हम भी ऐसा पढ़ना चाहते हैं। मैंने बोला पढ़ो, फिर बोलेंगे नहीं मैम नहीं हो सकता। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चा है भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चित्रे ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो ना भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी लेकर आओ, ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा टोकरी ले आई। अब तुम उतर जाओ ना भैया, मैं भी तो देखूं। ओफो, जा, दाना और पानी को प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चुप चुप। मैं ले तो आई, अब तो मुझे दिखा दो ना भैया, हमें चढ़ा दो ना भैया। तो गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी ना भैया, प्लीज, मुझे भी तो, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी, मुझे भी दिखा दो ना। ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी, कहेंगी तू नहीं चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो इस तरह से श्यामा को वो देखने नहीं देता, और श्यामा को बड़ा गुस्सा आता है कि उसका भाई जो है वो उससे बड़ा है और अपनी बात मनवाता रहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको दिखा नहीं रहा। तो इस तरह से जो है हमारा जो मकसद होना चाहिए भाषा शिक्षक की तरह, कि हम क्लास में जाएं और बच्चे हमें देखते ही खुश हो जाएं। अभी क्लास 6 नई नई आई थी मेरे पास, और जब मैंने इनको एक ये नादान दोस्त पढ़ाया तो बच्चे कहते हैं मैम पता नहीं हम कहाँ खो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता क्या होता क्या है यहाँ पर। तो जब आपके बच्चे आपको ये कहने लगे कि मैम हम खो जाते हैं और कहानी हमारे एकदम सामने चलती है, तो यानी वो आपकी सक्सेस है। कहानी में बच्चे रम जाएं और वो पात्र बन जाएं कि उनको होश न रहे कि वो बाहर से देख रहे हैं या कहानी का हिस्सा बन गए। जिस दिन वो हो जाए, बच्चे कह दें कि मैम हम कहानी में घुस गए, हमें लग रहा था हम ही हैं वो, तो आपका शिक्षक होना सार्थक होगा। मैं सच बता रही हूँ आपको, हमारे मन में, हमारे बच्चों के मुंह में वो कहानी बस जाए, वो कविता बस जाए, और वो इच्छुक हों हमें आकर बताने मैम मुझे पढ़ने दीजिए। और हमें एज ए भाषा शिक्षक के लिए एक क्या है उसकी सफलता, वो यही कि उसके बच्चे बार बार आके इधर इधर आले द्वाले उसके हों और बोले मैम कल आपने ये कहा था तो आज आप सुन नहीं रहे हो। उत्सुकता, अपनी कोशिश होनी चाहिए उनकी कि मैं ये दिखाऊं, मैं वो दिखाऊं। डल नहीं हो क्लास,
ये तभी हो सकता है जब आप इच्छुक होके क्लास में जाएं और थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा नटखटपन, कुछ अच्छा सा कुछ हो जाए। जैसे कि मैं ये अगर टोपी पहन लूं और मैं बन जाऊंगी शेख चिल्ली बन जाती हूँ मैं, और उसके बाद वो कहानी है जो खिचड़ी वाली, वो कहानी जब सुनाती हूँ तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो जब मैं लिटरेचर फेस्टिवल में जाती हूँ, बाहर कहीं जाती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जब कहानियाँ सुनाती हूँ, एक बार मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ सुनाई थी, 3-4 कहानियाँ सुनाई थी। एक कज़ाकी था, उसे बूढ़ी काकी थी, और नशा कहानी थी। तो क्या हुआ कि आधे घंटे के अंदर ही सारे पात्र जीवंत हो उठे। बच्चों ने ड्राइंग्स की, पेंटिंग की, और साथ में उन्होंने डायलॉग्स लिखे अपने हिसाब से। तो मुझे और क्या चाहिए कि अगर मैं आधे घंटे में अगर मैं 3-4 कहानियाँ सुना के, प्रेमचंद की कहानियाँ जो कि अदरवाइज बच्चे थोड़ा क्लिष्ट होने की, भाषा क्लिष्ट होने की वजह से समझ नहीं पाते कई बार, अगर वो ये कर पा रहे हैं, उसको समझ के अपनी तरफ से उसमें जान डाल दे रहे हैं और आके शेयर करना चाहते हैं कि मैम हमने ये लिखा, हमने वो लिखा, आप देखिए, और मुझे लगता है मैं सफल हुई कि मेरा काम जो है, बच्चे आधे घंटे में कहानियाँ मैं उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जो प्रेमचंद जी चाहते थे। मैंने ठाकुर का कुआं कहानी जब की तब भी ऐसा ही हुआ। तो बच्चे प्रश्न पूछ बैठे कि मैम क्या ऐसा आज भी होता है? मैंने कहा जी हाँ होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सी किताबें हैं, विज्ञान की दुनिया है जैसे देवेंद्र मेवाड़ी जी की, इसी तरह प्रथम बुक्स बहुत चल रहा है, राजकुमारी नीला टी ने ये कहानियाँ मैंने सुनाई हैं, और ये बहुत ही अलग कहानियां हैं जिसमें कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां किरदार हैं इसमें, और ये लोग ऐसे काम कर रही हैं जो हम लोग ज़्यादातर सोचते नहीं हैं, बच्चों के मन में ये भाव लाने के लिए कि हाँ ये काम भी हो रहा है। इसी तरह देखिए ये जो है दिव्य रमेश जी की कोरियाई कथाएं हैं, ये सब लोक कथाएं हैं। मैं हमेशा चाहूँगी बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में भी जाने, लोक कथाओं के बारे में जाने, अलग विदेशी लोक कथाओं के बारे में जाने, क्योंकि उनमें एक अलग आकर्षण है। सिर्फ वही नहीं, तो आप देखिए गांधी जी की ये वाली किताब भी बहुत अच्छी है, प्रेरक प्रसंग है, बच्चों को सुनाइए और फिर बच्चों को बोलिए आप भी उनकी एक्टिंग करके दिखाएं। अच्छा, ये इस तरह से कहानियों किताबें हैं, देखेंगे आप। ये तुलिका प्रकाशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो सुंदर सुंदर कहानियों के ये पिक्चर बुक्स हैं जो वो दिखाते हैं। देखिए कितनी सुंदर है, इस पर आप कितनी ढेरों बातचीत कर सकते हैं, कहानियां बनवा सकते हैं। एक कहानी बनाई, फिर आप कह सकते हैं इसका आगे वाला बदलो, पीछे वाला बदलो, क्या होता अगर ये होता, क्या होता। अब ये देखिए स्वच्छ घोंसला अभियान, ये भी अच्छी कहानी है, सीबीटी की है। तो अलग अलग टाइटल्स लीजिए। अब देखिए मैंने बताया ये लोक कथाएं हैं, ये इंडोनेशिया की लोक कथाएं, हर एक जगह की। ये देखिए यहाँ पर ड्रैगन जैसा बना, तो आप इनसे भी बहुत बात, ये इनकी बहुत ड्रैगन स्टोरीज है वहाँ पर। तो क्यों ना हम बच्चों को दूसरों की संस्कृति के साथ भी हम उनको वाकिफ कराएं। अब ये बहुत अच्छी है बुलबुली के बांस, जिसमें बांस से बनी हुई बहुत चीज़, तो ये विज्ञान के साथ भी संबंधित है कि बांस क्या होता है, बांस से क्या क्या चीज़ें बनती है। तो बांस जो है, इससे देखो कितना सुंदर ये लड़की कैसे कैसे, ये पूरी कहानी किताब ही पूरी बांस पर है। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि वो कहानी हो, लेकिन चित्रों के माध्यम से हम बातें बहुत कर सकते हैं। वह लड़का जिसने पूछा क्यों, ये कहानी जब मैंने बच्चों को सुनाई है, अम्बेडकर जी की जीवन कथा पर आधारित है, बहुत सुंदर कहानी किताब है। और वाकई जब बच्चों ने सुनी और इसका अभिनय भी करके दिखाया तो सबका दिल भर गया कि भाई ऐसा भी हुआ है हमारे देश में, ऐसे भी हुए हैं लोग। तो आज का सत्र जो है मेरा 12:30 तक था और मैं 12:32 हो रहे मेरी घड़ी में, और अभी भी ढेरों बातें हैं। फिर मिलेंगे आपसे, जाते जाते यही कहूँगी ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया, मज़ा आया, मुझे बहुत आनंद आया कि ये सब अपनी जितनी भी बातें हैं, ढेरों ढेरों बातें बच्चों के साथ तो बहुत चीज़ें की हैं इतने सालों में, और उनके लिए ये समय जितना भी हो वो कम ही होता है। तो मुझे ये आशा है कि यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनको कहीं कुछ लाभ पहुँचा होगा, और अपने शिक्षण में वो उसे ज़रूर अपनाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी आपसे और अधिक जुड़ेंगे, जुड़ते तो हैं अभी भी लेकिन और अधिक जुड़ेंगे। तो
हार्दिक धन्यवाद ऋषि जी आपका और इस पूरे समूह का, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनू जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने जो बातें बताई बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके को अपनाकर बच्चों को कौशल जिज्ञासा विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत विनोद चौहान जी, रोशन रोचक शिक्षण के उपयोगी उपाय आपने बताए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आए। पवन जी भी जुड़े थे, तो मैं तो ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग जुड़े हैं, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी, और मैं जब मस्त हो जाती हूँ तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता मुझे। तो हाँ, हमेशा की तरह ऊर्जा, आज शिक्षण को ऐसे आनंदपूर्ण नवीन प्रयोगों की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। विनोद जी आपने लिखा, और मैं हमेशा इसी कोशिश में होती है कि मेरी क्लास जो है बच्चे खूब खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से चीज़ें लेकर आए, और मतलब मज़ा आए उनको, मुझे ये लगता है। तो विद्यार्थियों के लिए रोचक कहानी हो या कविता जल्दी मानस पटल पर, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मधु जी। मीनू जी, हाँ जी, मार्मिक कहानी थी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सब, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी लगी आपको, बहुत अच्छा। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतने सारे सब कमेंट्स आए, मैंने नहीं पढ़ा, आई एम सो सॉरी। इधर मैं बिज़ी हो गई अपने सुनाने में। तो मैं यहीं पर आज समाप्त करती हूँ अपना सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी और पूरा हिंदी समूह, बहुत बहुत धन्यवाद।